Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous chapter ratio analysis. Previous classes के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किया लिक्विडिटी रेशियो एंड सोल्वेंसी रेशियो. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टर्नओवर रेशियो. टर्नओवर रेशियो मीन्स ऐसे रेशियोज जो सेल से रिलेटेड है. मीन्स टर्नओवर मीन्स सेल, मतलब जो बिजनेस की सेल से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो सब टर्नओवर रेशियो के अंदर कंप्लीट होते हैं. तो पहला जो हमारे पास इसके अंदर रेशियो आता है वो है ITR, या इसे हम बोल देते हैं STR. ITR इन द सेंस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ITR या STR. तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो है कॉस्ट ऑफ revenue from operation, cost of revenue from operation divided by average stock. Cost of revenue from operation divided by average stock. Cost of revenue from operation कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? इसका जो फॉर्मूला है, इसके दो फॉर्मूले हैं, नेट RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. नेट RFO कैसे आते हैं? टोटल RFO माइनस सेल रिटर्न. RFO मीन्स सेल, तो RFO माइनस रिटर्न्स, तो आपके पास क्या आ जाती है? नेट RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या RFO नेट RFO प्लस नेट लॉस. अगर आपको ग्रॉस लॉस, अगर आपको लॉस है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, ग्रॉस लॉस, तो वो नेट RFO के अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो वो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इसका एक और फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज. नेट परचेज कैसे आएगी? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. कॉस्ट ऑफ RFO या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोल देते हैं, CGS. ये हम ऑलरेडी +1 क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं CGS का फॉर्मूला. तो कॉस्ट ऑफ RFO के दो फॉर्मूलाज हमारे पास, नेट RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, बिजनेस पे जो हम गुड्स को परचेज करने में जो एक्सपेंसेस करते हैं वो सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज ऑन परचेज, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी, गैस, फ्यूल, पावर, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. तो आप दो तरीके से कॉस्ट ऑफ RFO निकाल सकते हैं. एक तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या नेट RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. तो इन दो फॉर्मूला से आप कॉस्ट ऑफ RFO कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है एवरेज स्टॉक. अब देखो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या हुआ? एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और उन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? एवरेज स्टॉक. तो आप कॉस्ट ऑफ RFO कैलकुलेट करें और एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करें, इन दोनों को डिवाइड कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ITR या STR. अगर क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक मेंशन नहीं है या क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक मेंशन नहीं है, ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक तो हमें गिवन होगा, ओपनिंग स्टॉक हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो. देखो दो पॉइंट है, अगर आपको ओपनिंग स्टॉक मेंशन नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक ही एवरेज स्टॉक हो जाएगा. आपको उस क्लोजिंग स्टॉक को 2 से डिवाइड नहीं करना. अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए हुए हैं तो आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. आपको क्लोजिंग स्टॉक को अगर ओनली क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसको 2 से डिवाइड नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक ही आपका एवरेज स्टॉक हो जाएगा. अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक नील दिया हुआ है, नील इन द सेंस 0 दिया हुआ है, मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक 0 गिवन है और फिर आप क्या करेंगे? 0 प्लस क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय 2,
तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक। मतलब क्वेश्चन के अंदर अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक ही एवरेज स्टॉक है। अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक 0 दिया हुआ है तो 0 प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, उस केस के अंदर हम 2 से डिवाइड करेंगे और एवरेज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की वैल्यू दी हुई है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा। अब देखो आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, ITR। अब ITR तो हमारे पास आ गया, लेकिन इस ITR से हमें पता क्या चलेगा। अब फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि कॉस्ट ऑफ RFO हमें जो गिवन है या कॉस्ट ऑफ RFO जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास आ जाती है 5 लाख, और जो एवरेज स्टॉक जो हम कैलकुलेट करते हैं वो आ जाता है 1 लाख। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम इसे सोल्व करते हैं तो कॉस्ट ऑफ RFO 5 लाख आ गई और एवरेज स्टॉक आ गया हमारे पास 1 लाख। तो आपने इस रेशियो को 5:1 नहीं लिखना है, इसको हम लिखेंगे टाइम्स में। जितने भी टर्नओवर रेशियो हैं अब वो आपने सब टाइम्स में लिखने हैं। लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो ये अब आप प्रोपोर्शनेट में शो करके दिखाते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप टाइम्स में दिखाते हैं। लेकिन अगर आपको टर्नओवर रेशियो है कैलकुलेट करना है तो जितने भी टर्नओवर रेशियो है सब आपको टाइम्स में दिखाने हैं। अब देखो आपका जो आंसर आ गया वो 5 टाइम्स आ गया। फॉर एग्जांपल कोई भी हमें इक्वेशन दी हुई है तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ RFO आया 5 लाख और एवरेज स्टॉक आ गया 1 लाख, तो आपका आंसर आ गया 5 टाइम्स। अब देखो इस रेशियो से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, 5 टाइम्स का मतलब हुआ कि आपका जो एवरेज स्टॉक है वो कॉस्ट ऑफ RFO का 5 टाइम्स है। प्रॉब्लम ये आती है कि अब इससे हमें क्या सोल्यूशन निकलता है, इससे हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता, इससे हम किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंचते। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला और कैलकुलेट करना पड़ता है। उस फॉर्मूले का तो इसके साथ हमें एक और फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री मतलब आपके स्टॉक की एवरेज एज कितनी है, मींस आपका जो स्टॉक है वो कितना जल्दी बिक जाता है, उसका एवरेज पीरियड कितना है। तो इसका फॉर्मूला होता है डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय ITR। डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय ITR। फॉर एग्जांपल डेज इन ईयर अगर आप इसको ईयर डेज में कैलकुलेट करते हैं तो 365, अगर आप इसको मंथ में कैलकुलेट करते हैं तो आप इसको मंथ इन ईयर डिवाइडेड बाय ITR, फिर आपका आंसर मंथली आएगा। अगर आप डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो आंसर डेज में आएगा। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी जो ये सम लिया था उसके अकॉर्डिंग हमारा ITR आ गया 5 टाइम्स, तो डेज कितने हुए 365 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 73 डेज। अगर ये पॉइंट्स में आ जाता, मतलब यहाँ 6 होता और यहाँ पॉइंट्स में आंसर आ जाता, फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाता 60.25 61.25, तो आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना है। चाहे एक पॉइंट के बाद कोई भी फिगर दी हुई है, मतलब 61.25 है तो भी 62 लिखेंगे, 61.75 है तो भी 62 लिखेंगे, क्योंकि डेज पॉइंट्स में नहीं होते, तो उसको आप राउंड फिगर में पूरा लिख देंगे 62 डेज, मतलब 73.1 आ जाता तो 74 डेज हो जाते। पॉइंट 5 के बाद पॉइंट के बाद 5 आता है तब हम एक्चुअली एक प्लस करते हैं, लेकिन डेज के केस में पॉइंट के बाद कुछ भी आ गया तो आपने एक दिन प्लस करके लिख देना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग 73 डेज। इसका मीनिंग हुआ कि 73 डेज के अंदर हमारा जो स्टॉक है वो बिक जाता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसका आइडियल रेशो क्या है, मतलब जो ITR हम कैलकुलेट करते हैं उसका आइडियल रेशो क्या है, तो कितना होना चाहिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपका ITR कितना होना चाहिए या आपका जो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है वो कितना होना चाहिए। नॉर्मली हम यही मान के चलते हैं कि जितना ITR हमारे पास ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कम आएगा। तो जितना ITR ज़्यादा है उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उतना जल्दी हमारा स्टॉक बिक जाता है। तो ITR से आप किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंचते जब तक आप एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट नहीं करते। तो ITR का जो फॉर्मूला था वो क्या था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। जब आप एवरेज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है ITR। और उसके बाद हम निकालते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ईयर में जितने भी डेज हैं उसको डिवाइड कर देते हैं ITR से, तो हमें 365 डेज ही लेने पड़ते हैं। आप 360 भी ले सकते हैं राउंड फिगर में, लेकिन नॉर्मली हम 365 से ही इसको कैलकुलेट करते हैं। आप मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ईयरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप मंथली करना चाहते हैं मतलब डेज वाइज भी कर सकते हैं और मंथली करना चाहते हैं तो ईयर में जो 12 मंथ होते हैं उससे वहाँ उसी से डिवाइड करेंगे ITR को, मतलब 12/5, तो वो आपका आंसर मंथ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो आप इसको मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ईयर के अकॉर्डिंग डेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जितने भी हमारी बुक में सम दिए हैं वो डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए हुए हैं, तो इसलिए आपको एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री डेज के अकॉर्डिंग निकालनी है।
तो ये हमारा ITR रेशो था, मीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो का फर्स्ट पार्ट था, तो ये आपको कंप्लीट करना है। इसके रिगार्डिंग जितने भी सम्स हैं वो फेयर नोटबुक पे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टर्नओवर रेशो को कंप्लीट करेंगे, जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।